बुधवार दिन में 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारी आज की पेशकश में बात भारत और इजिप्ट के स्ट्रैटेजिक रिलेशन की। जी हां, हाल ही में 74वें रिपब्लिक डे के मौके पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया। ये पहली बार है जब इजिप्ट के किसी प्रेसिडेंट को ये ऑनर दिया गया और खास बात यह है कि इस मौके पर परेड में इजिप्ट की एक मिलिट्री कंटिंजेंट ने भी हिस्सा लिया। दरअसल भारत और इजिप्ट दुनिया की दो सबसे पुरानी तहजीबों के बीच दोस्ती की तारीख काफी पुरानी है और इसका पता सम्राट अशोक के जमाने से लगाया जा सकता है। मॉडर्न टाइम में महात्मा गांधी और इजिप्ट के रिवॉल्यूशनरी साद जगलूल का कॉमन गोल ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आज़ादी हासिल करना था। 18 अगस्त 1947 को एम्बेसडरियल लेवल पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कायम करने का ऐलान किया गया था, लेकिन आज की बदली हुई दुनिया में भारत और इजिप्ट के स्ट्रेटेजिक रिलेशन के गहरा होने के माने क्या हैं, इसी पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं इस समय फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट एम्बेसडर डीपी श्रीवास्तव, साथ में हमारे साथ हैं सीनियर फॉरेन जर्नलिस्ट वाइल अव्वाद और ICWA में सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर फजल रहमान। वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे श्रीवास्तव साहब, 74वां गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे और उस पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट को बुलाया जाना, कितना अहम आप इसको मानते हैं? क्या आप इसके पीछे देखते हैं? ये मेरे ख्याल से जैसा आपने बताया, हिंदुस्तान और मिस्र दुनिया की 2 सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं और इनमें संबंध आज़ादी के पहले से हैं। और मुझे याद है ये इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी कायरो में, और वहाँ पे हिंदुस्तानी कल्चर की काफ़ी निशानी थी। हिंदुस्तानी फौज लड़ी थी वहाँ प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जी, और उनकी कब्रें अभी तक हैं। और नगीब महफूज एक वहाँ के बड़े मशहूर राइटर रहे हैं, उनको नोबेल प्राइज़ ही मिला था। उन्होंने उनके ख़ास एक अड्डा था इंडियन टी हाउस, वहाँ पे कायरो में शारा तलाथर पे जी। तो हमारे वो कल्चरल रिलेशंस थे, मगर अब ये कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। हमारा हम मिडल ईस्ट से पहले भी ताल्लुक़ था, लेकिन अब हम अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं। इजिप्ट ऐसा मुल्क है जो एशिया का हिस्सा भी है, अफ्रीका का भी हिस्सा है, अरब लीग का फाउंडर है। सो इजिप्ट की भूमिका उस मध्य पूर्व क्षेत्र में हमेशा से बड़ी इम्पोर्टेंट रही है। और इस समय मध्य पूर्व क्षेत्र काफ़ी गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। पिछले साल की जो तेल की दामों में बढ़ोतरी हुई थी, और इसके अलावा जो खाड़ी के दोनों तरफ जो टेंशन्स अभी भी हैं जी, और पैलेस्टाइन की सिचुएशन, तो इन सब में इजिप्ट की भूमिका रही है। इजिप्ट की भूमिका अफ्रीका में लिबिया में भी है, और हमारा इन सारे देशों के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, और इजिप्ट के साथ हम इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता ला सकते हैं जी। अव्वाद साहब, आप कैसे देखते हैं, अगर हम इंडिया और इजिप्ट के हिस्टोरिकल रिलेशनशिप की बात करें तो आप क्या याद करते हैं?
वो याद ये है, देख लो जिंदगी में आप लोग कहते हैं अगर ये सिविलाइजेशन में दो डिफरेंट सिविलाइजेशन इन टू डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम, मतलब ये सरस्वती सिविलाइजेशन इंडिया में और इजिप्शियन में तो शरावनी है, और उसकी जो फिनिक्स वाले जो फ़राओन का टाइम है उन्होंने वो भी सिविलाइजेशन स्फिंक्स सिविलाइजेशन भी हो रहा है, तो इसलिए दोनों आइडेंटिकल भी है। और अगर हमको जो हिंदुस्तानी वाले लोग जो कहना हिस्टोरियन वो कह रहे हैं रमसीस का नाम है, जो इसके फ़राओन रमसीस का नाम है, वो कह रहे हैं राम का नाम है, लेकिन वो इजिप्शियन में बोला ये रमसीस है, लेकिन इंडिया में राम है। तो इसलिए हम लोग ये कहना है बहुत ताल्लुक बहुत पुराना है दोनों देश में, और ये पोस्ट इंडिपेंडेंट में ज्यादा ताल्लुक हो गया क्योंकि नॉन अलाइन मूवमेंट भी शुरू हो गया। इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया में तीनों देश में तो तीनों बिल्कुल फॉर्म किया था नॉन अलाइन मूवमेंट में। उसी के वक्त बाईपोलर वर्ल्ड है, उसी के वक्त में काफ़ी मतलब रिलेशन में स्ट्रॉन्ग हो गया था और काफ़ी देश में ज्वाइन किया था। 120 के ज़्यादा है लोग आ गया था देश में, उसके शहर ज्वाइन करा दिया था दोनों मुल्क में। और तीसरी बात, लेकिन जब तक 1990 है शुरू हो गया जो इंडियन ओपननेस ऑफ इंडिया और इजिप्ट में जो पीस प्रोसेस वो हो गया शुरू हो गया था कैंप डेविड के बाद फिर ओस्लो एग्रीमेंट, तो इंडिया नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल, तो थोड़ा से नरम हो गया, मतलब तंदा हो गया दोनों रिलेशन में। फिर इसके बाद मतलब ये 10 साल भी अभी समझ लो थोड़ा से अपराइज हो गया क्योंकि इंडिया में अफ्रीका ज़्यादा फोकस हो रहा है। और जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे हैं इट इज़ मोर ऑफ दी बॉन्ड, दोनों रिलेशन में शुरू हो गया, टाइट होना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज। और इजिप्ट अहमियत है जियो पॉलिटिकली लोकेशन जो उनकी यूरोप में कनेक्शन है, और अफ्रीका और अरब मुल्क में मतलब एशिया, अफ्रीका और यूरोप में तीन कॉन्टिनेंट है, और स्विस कैनाल भी है। तो इंडिया के लिए एज अ सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया एक बहुत अहमियत है, it should be a good relation between the two countries because India now is more focused on Africa and Egypt will play a stone, a foundation stone for Indian foreign policy, especially when it comes to Africa and the trade relation. जी, तो उम्मीद करते हैं जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो आगे। डॉक्टर रहमान, बायलैटरल रिलेशनशिप इंडिया और इजिप्ट का रहा है, लेकिन इट इज लेवल्ड अप अब नाउ, अब ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर जा रहा है, कैसे आप देखते हैं? देखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि हमारे सिविलाइजेशनल टाइज है, तो इसका पहला मतलब ये होता है कि हम दूसरे से एलियन नहीं है जी। पहला इसका फैक्टर होता है कि हम दूसरे को जानते हैं, और हमारा रिश्ता तकरीबन पिछले 70-75 साल से बहुत ज़्यादा हमेशा मजबूती तरफ रहा है जी। और उसके डिफरेंट माइलस्टोन हैं, जैसा कि डॉक्टर अवाद ने कहा कि पहला माइलस्टोन उसका जो है कि हम उसमें नॉन अलाइन्ड मूवमेंट बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। नेहरू, नासिर और टीटू का दुनिया जानती है। उसके बाद हम दोनों चीज़ें, हम एक दोनों कॉलोनियल पावर के विक्टिम रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं गांधी और साद ज़गलुल, उनके बीच बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, दोनों की स्ट्रेटजी सेम रही है, और दोनों जो है, और आज जब हम बात कर रिश्ता करीब कहते हैं, आपने कहा कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, तो आज दुनिया बात कर रही है कि सदी जो है एशिया की ही, अफ्रीका की है, और दोनों एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दोनों इंडिया और इजिप्ट दोनों एक बहुत बड़ी कंट्री है। और जब रिश्ता स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में जब बदलता है तो उसकी बहुत सारी अहमियत होती है। उसकी पहली अहमियत होती है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, और इंडिया का जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो इंडिया का ग्लोबल स्ट्रेचर जो बढ़ता हुआ है, और जब दुनिया जब मल्टीलेटरलिज्म की बात कर रही है, जब दुनिया ये बात कर रही है कि अब ये वक्त आ गया है कि ग्लोबल साउथ की बात की जाए, तो उसमें दोनों मुल्कों का करीब आना बहुत ही लाजमी है और बहुत ही नेचुरल है। और देखिए कि इस प्रेसिडेंसी की विजिट में जिस तरह के एग्रीमेंट साइन हुए वो बहुत ही कंप्रिहेंसिव है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, एनर्जी सेक्टर में है, मिलिट्री सेक्टर में है, बहुत ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक एक सेक्टर को जो दुनिया जिसकी बात कर रही है कि क्या चीज़ें अहमियत हैं, एनर्जी की बात की जा रही है, आप ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, उसमें इन्वायरमेंट की बात हो रही है, टेररिज्म की बात हो रही है, ये जो सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं जो दुनिया का फोकस है, उसमें यहाँ तक बात की गई है कि जो हम जो है यूएन चार्टर के अंडर जो है हम अपनी रिलेशनशिप को स्टीयर करेंगे। जब ये बात की जा रही है, सॉवरेनिटी की बात की गई उसमें बात ये गई कि हम फॉरेन पॉलिसी में टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सारे के सारे इश्यूज हैं जो दुनिया में बहुत पूरे तकरीबन 20 साल से इसको डिस्कस किया जा रहा है, और इस एग्रीमेंट में सारी की सारी चीज़ें आई हैं। तो इससे हमको ये समझना चाहिए कि दोनों मुल्कों में करीब एक तरह का नया स्ट्रेटजिक पॉलिटिकल एक कंसेंसस बन रहा है। और जब दो कॉन्टिनेंट की दो मेजर पावर हैं, जब कंसेंसस बनता है तो इसका मतलब ये है कि दे कैन शेप द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और जब दुनिया बात कर रही है कि पोस्ट यूक्रेन, पोस्ट अरब अपराइजिंग, पोस्ट अमेरिका, तो इसमें दो कंट्री बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकती हैं। और उसमें ये बात की गई है कि भाई हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बढ़ना है,
अभी आजकल जो है $7.5 बिलियन है, उसमें ये कहा गया अगले 5 साल में उसको $12 बिलियन तक लाना है। जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया का इजिप्ट में वो तकरीबन 3 बिलियन है, उसको कहा गया हमको और आगे बढ़ाना है। अभी फ़िलहाल जो है इंडियन तकरीबन 50 कंपनीज वहाँ पे वो कर रही हैं। उसमें आपको जान के ताज्जुब होगा, उसमें एशियन पेंट्स हैं, डॉबर हैं, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। इससे कहा गया कि हमको और एक्सपेंड करना है। प्रेसिडेंट सीसी ने ये भी ऑफर दिया कि उनका जो सुएज कैनाल में उनका न्यू सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया है, इंडियन इन्वेस्टर को इनवाइट किया उन्होंने। और बहुत सारे जो हैं डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुए हैं। उसमें जो है अभी पिछले साल ही इंडियन एयरफोर्स ने उनके बहुत सारे जो टैक्टिकल ऑपरेशन कमांड प्रोग्राम, उसमें इंडियन एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। तो अगर हम देखें तो ये नया रिश्ता है, एक तरह का ये एक नया माइलस्टोन है। जब मैं कहता हूँ माइलस्टोन, इसका मतलब ये है कि इसने अब यहाँ से जो है इंडो इजिप्ट रिलेशनशिप जो है एक नए सिमत में, एक नए डायरेक्शन में और फर्दर स्ट्रेंथन होगी और फर्दर कंसोलिडेट होगी। और जब कंसोलिडेशन होता है तो उसमें ये भी कि दोनों की आराय अम्मा, दोनों में बहुत सारी चीज़ें जो ग्लोबल इश्यूज हैं उसमें कहीं ना कहीं से दोनों में इत्तेफाक है कि दुनिया किधर जा रही है, उसमें हमारा कितना इंटरवेंशन होगा, इंटरवेंशन फॉर द बेटरमेंट, और हमारा उसमें कितना से होगा। और दुनिया ने तकरीबन रिकॉग्नाइज भी कर लिया है। और उसकी वजह ये भी है कि इंडिया ने पिछले तकरीबन 20 साल में जो इंडिया का जो डेवलपमेंट हुआ है हर सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, IT सेक्टर में, इकोनॉमी में, एनर्जी में, और हम हर जगह जिस तरह से दुनिया का रिकग्निशन ये है, मतलब इंडिया को लेकर जो तरक्की है उसमें इजिप्ट के साथ मिलकर हम एक तरह के एक नए ग्लोबल ऑर्डर में कम से कम हमारा भी एक हिस्सा होगा। तो इस रिश्ते को, इस विजिट को सीसी की और जिस तरह का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही रिलेवेंट, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, और इट कैन रीशेप समथिंग विच विल बेनिफिट द इंटायर वर्ल्ड। तो जैसे कि डॉक्टर रहमान कह रहे हैं एम्बेसडर साहब की बहुत रेलिवेंट मीनिंगफुल रिलेशनशिप आगे फ्यूचर दिखाई देता है इजिप्ट और इंडिया का। 74वें गणतंत्र दिवस पर जब बुलाया गया प्रेसिडेंट को इजिप्ट के, पहली बार ऐसा हुआ है कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया है इंडिया में। इसके आप क्या मायने निकालते हैं और क्या आगे आप देखते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये क्षेत्र मध्य पूर्व इस समय बड़ी नाजुक परिस्थिति में से गुजर रहा है। इजिप्ट की वहाँ पे हमेशा भूमिका रही है क्योंकि उनकी जनसंख्या तादाद बड़ी रही है, उनका एक वो जियोपॉलिटिकल उनकी लोकेशन है, और उनको हमारी ज़रूरत है क्योंकि वो जानते हैं कि आज खाड़ी के मुल्क भी हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान खाड़ी के मुल्कों की जो तेल का उत्पादन है उसके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट रही है। हिंदुस्तान IT सेक्टर में जिस पे एक MOU साइन हुआ है काफ़ी आगे रहा है, और मेरा अपना तजुर्बा रहा है कि उसकी वहाँ पे इजिप्ट में बड़ी खपत रही है, और दोनों की गठबंधन से काफ़ी मामला आगे बढ़ सकता है क्योंकि हमारा IT एक्सपोर्ट ज़्यादातर इंग्लिश में है, जबकि अरब वर्ल्ड में के लिए एक इजिप्ट जो है एक इंटरफेस, हमें लैंग्वेज इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे ही मुझे याद है कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में न सिर्फ ट्रेडिशनल आइटम्स, जब मैं 80s में था तो हमारा चाय का एक्सपोर्ट होता था। मैंने बताया टी बोर्ड का वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी था, मगर वो अब हम उससे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं जी। और टाटा मोटर्स फॉर इंस्टेंस, उनकी अच्छी प्रेजेंस है। किर्लोस्कर पंप उस समय भी बड़े फेमस थे, इनफैक्ट पंप्स को वहाँ किर्लोस्कर के नाम से ही जाना जाता था। तो इंडिया की एक्सपोर्ट, जहाँ तक ड्राइव का सवाल है, क्योंकि इजिप्ट जनसंख्या के हिसाब से उस एरिया का सबसे बड़ा मुल्क है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इजिप्ट को एक तरह से आप ये समझिए कि वहाँ पे उनको अफ्रीका के लिए गेटवे भी कहा जा सकता है, कि स्पेशली नॉर्थ अफ्रीका में वहाँ पे उनकी अच्छी खासी वो अच्छे संबंध रहे हैं। और जहाँ तक सामरिक महत्व की बातें हैं, अभी करीब 1 साल या 2 साल 1.5 साल पहले दोनों देशों के बीच में टैक्टिकल एयरफोर्स एक्सरसाइज में हिंदुस्तान ने पार्टिसिपेट किया था। और हिंदुस्तान अब काफ़ी आर्म्स एक्सपोर्ट्स के लिए भी तैयार है, और मेरे ख्याल से उसकी काफ़ी वहाँ पे खपत भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी भी है और हमारे प्राइसेस जो हैं ज़्यादा
एक्सेप्टेबल हैं। इसके अलावा पिछले जो अभी यूक्रेन के बाद जो वहाँ पे फूड क्राइसिस हुआ था, उसमें उनकी एक मांग थी हिंदुस्तान से गेहूं भेजने की। तो ये सारे स्टैंड्स हैं जिस पे हम बिल्डअप कर सकते हैं और दोनों मुल्क का एक अच्छा साथ काम करने का मौका है जी, मध्य पूर्व में, इसके अलावा अफ्रीका में भी। बिल्कुल। अवाद साहब, जैसे कि एम्बेसडर साहब ने बताया कि म्यूचुअल बेनिफिट होगा दोनों ही कंट्रीज़ को, इजिप्ट इंडिया की बात करें। अगर हम इजिप्ट के बारे में आपसे समझना चाहें कि इस समय उसकी कंडीशन क्या है और इकॉनमी की बात करें, उसको किस तरह के फ़ायदे इंडिया से हो सकते हैं, व्हाट इज़ इट लुकिंग फॉर, क्या उम्मीदें हैं? एक सबसे बड़ी दो चीज देखना चाहती हूँ, इंडिया अरब रिलेशन और इंडिया इजिप्ट रिलेशन, इन जनरल इंडिया अरब रिलेशन। मतलब आप इंडिया में जब पहले मतलब पार्टीशन से पहले टू नेचुरल कंटिन्यूएशन ऑफ द वेस्ट एशिया इंडिया में, लेकिन जब तक पाकिस्तान बन गया था तो पाकिस्तान अलग है तो इंडिया थोड़ा से सेपरेट हुआ, लेकिन इसका मकसद ह्यूमन सेपरेशन नहीं हुआ। मतलब लोग में आप ये समझ लो 80 लाख है, मतलब इंडियन में अभी तक हमारा अरब जीसीसी में कंट्री में है, वहाँ पर देर आर मोर देन 14 लाख पीपल, 14 मिलियन इंडियन एनुअली इन द गल्फ कंट्री, और रेवेन्यू कम से कम $70 बिलियन के जो आती है इंडिया के लिए, $70 बिलियन एनुअली फ्रॉम द गल्फ कंट्री। यह मकसद, मेरा मकसद ये है, इंडिया अरब बॉन्ड है जो ताल्लुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए इंडियन फूड सिक्योरिटी, इंडिया ऑयल सिक्योरिटी और इंडियन एक्सपैट्रिएट जो डायस्पोरा भी है, सिक्योरिटी भी है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ी चाहिए, अरब मुल्क में शांति होना चाहिए। इसलिए इस रिलेशन में इसी एंगल में देखना चाहती। तीसरी बात यह है, इंडिया और इजिप्ट के अंदर, मिस्र में अभी तक उनकी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा हालत हो गया, मतलब इतना डेवलप नहीं है, और इनका इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरत है। तो इसलिए इंडिया आजकल तो इंडिया में, मतलब इंडिया 1990 अलग है, इंडिया आजकल तो इंडिया इज मोर ऑफ द सरप्लस कैपिटल है इंडिया में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट है, कैपिटल में इंडियन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इजिप्ट के लिए अंदर, क्योंकि इंडिया इज एक्टिंग एज अ सॉफ्ट पावर, और सॉफ्ट पावर के लिए इसलिए वहां पर इजिप्ट में काफी मतलब अहमियत के लिए इंडिया के लिए इन्वेस्टमेंट की मामला है, क्योंकि बेनिफिट बोथ द साइड, जैसे एम्बेसडर कहते हैं जॉइंट वेंचर हो रहा है, इधर इट्स इन द मिलिट्री, इधर इट्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, और इट इज इन स्विस कनाल। स्विस कनाल आप ये समझ लो 30% ऑफ द ट्रेड, मतलब ग्लोबल ट्रेड वहीं से जाएंगे, 14% ऑफ ऑयल ट्रेड स्विस कनाल भी आ रहे। और अगर इंडिया विजनरी है, देखना चाहती, जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ऑफ इंडियन थिंक टैंक्स, ये भी सोच रहा था नॉर्थ साउथ वो भी कॉरिडोर बनाने के लिए, तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने के लिए उसके रास्ता में जो इजिप्ट में आते, जो रेड सी भी आ रहे, मेडिटेरेनियन भी है, तो इंडिया में काफी ताल्लुक वहां पर उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि वहां पर इंडियन बेनिफिट बहुत हो गया। इसलिए इजिप्ट में इट्स एन ओपन मार्केट, और सबसे बड़ी पॉपुलर स्टेट है भी अरब मुल्क में, मतलब आप ये समझ लो 100 मिलियन पीपल है, तो ये दोनों को देश में फायदा हो गया, 50 मतलब विन विन सिचुएशन। इजिप्ट में वहीं पे इंडिया भी मांग रहे हैं, क्योंकि इजिप्ट में इंडियन व्हीट भी खरीद सकते, इंडियन राइस भी खरीदारी है, इंडियन केमिकल भी है, वो इंडियन भी मतलब ये काफ़ी इंडियन प्रोडक्ट्स इजिप्ट में लेते। और तीसरी बात, जो इंडिया में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जैसे मेडिटेरेनियन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, वो इंडिया सबसे बड़ी वाली का आजकल का ये प्रोजेक्ट भी है, अभी वो उसके मिलिट्री भी है, मतलब वो जो सुखोई वो मेघ वाला का प्रोडक्शन जो USSR वाली के दोनों के मुल्क में, वो USSR डिपेंडेंट हो गया, तो अभी रशियन वाली तो मिलिट्री वो डिपेंड किया था उसी के वक्त में, तो इसलिए स्पेयर पार्ट की बहुत ज़रूरत है, वो दोनों भी ये। और तीसरा काउंटर टेररिज्म भी है, वो सबसे बड़ी है, क्योंकि इजिप्ट में इज अ सेक्युलर कंट्री, और ये मोर्सी के बाद जब तक उनके इंकलाब हो गया, आर्मी दोबारा आ गया था, तो इसलिए उनकी काफी बदलाव हो गया और काफी मतलब इनसाइड स्ट्रांग है। लेकिन हमको जो लोग कह रहे हैं अभी इजिप्ट इज नॉट इन अ वेरी गुड सिचुएशन एट द मोमेंट, क्योंकि उनकी मतलब इकोनॉमी बहुत नीचे जा रहा है और इनकी चैलेंज बहुत हो गया सीसी के लिए। अब्दुल फत्ताह सीसी इज फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस, तो इसलिए इंडिया stepping in Egypt can help the Egyptian infrastructure project, can help the position of Sisi as a president, because he is very vulnerable at the moment. So इसलिए ये India can play a major role in stabilizing not only in Egypt but stabilizing the whole of the Arab world. जी,
स्टेबलाइजिंग द इजिप्ट एंड होल अरब, यू आर सेइंग कि इन दोनों कंट्रीज का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उससे पूरा अरब कंट्रीज को फ़र्क पड़ेगा। डॉक्टर रहमान, अगर हम कल्चरल रिलेशनशिप की बात करें इंडिया और इजिप्ट की, प्रसार भारती और इजिप्ट के जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है उसके बीच में भी कुछ MOU साइन हुए हैं। पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप की भी बात करते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इंडिया इजिप्ट, जैसे मैंने कहा था कि सिविलाइजेशन टाई जो होती है तो उसका ये सबसे जो मेजर आउटकम होता है कि हम कल्चरली बहुत करीब होते हैं हमें, और दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं। तो हमारा कल्चरल टाई जो बहुत पुराना है जी। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि कैरो में मौलाना सेंटर फॉर द कल्चरल रिलेशनशिप है। उसका पूरा का पूरा जो है उनका जो फोकस और ऑब्जेक्टिव है कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे से अकाउंट कराना, दोनों के दूसरे की वैल्यूज़ को, उनकी मजहबी, उनकी सकाफती, उनकी सियासी, उनकी कल्चरल वैल्यूज़ को इजिप्ट के लोगों को बताना और इजिप्ट के लोगों को इंडिया के बारे में बताना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे हम बहुत दिनों से देखते हैं कि वहाँ पे जो इंडियन सिनेमा है बहुत पॉपुलर है। अमिताभ बच्चन तकरीबन वहाँ पे एक हाउस होल्ड नेम है वहाँ पे जी। और अभी इंडिया तकरीबन पिछले कुछ दिनों से वहाँ पे हर साल एक फेस्टिवल होता है, इंडिया बाई नाइल एंड इजिप्ट बाई गंगा। तो ये फेस्टिवल जो है दूसरे को मतलब हमको मौका मिलता है कि हम दूसरे को कैसे पहचानें, कैसे क्या करें, और लोगों के बारे में, और बहुत सारी वैल्यूज जैसे कि अमृत श्रीवास्तव साहब बता रहे थे कि वहाँ अपने नजीब महफूज साहब जो हैं वो बहुत मतलब बहुत ही वहाँ के पॉपुलर, बहुत नोबल ऑरेटर हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और आप वहाँ के अगर लिटरेचर को देखेंगे आप तो लगेगा कि इंडियन कहानियाँ पढ़ रहे हैं। वहाँ का जो मिडिल क्लास है, जो वहाँ के एक जो अंडरस्टैंडिंग है कल्चर को लेके, समझ को लेके, आपको अगर उनकी स्टोरी पढ़ेंगे, उनकी नावल पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे ये तो हम इंडिया की कहानियाँ पढ़ रहे हैं। इस तरह की कुर्बत वहाँ से है। और एक बात और है कि आज के दौर में सोशल मीडिया के ज़माने में, इन चीज़ों के ज़माने में जो हम बात करते हैं पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, वो चीज़ें और आसान हो गई है। हमें मिनटों में पता चलता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, हमें चीज़ें पता है कि वहाँ के कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह के सिनेमा है, किस तरह का सीरियल है, किस तरह का टीवी कैप्सूल है, इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे। तो जब भी हम कहते थे, मैंने पहले इससे पहले कहा था कि सिविलाइजेशन लिंक की जब बात करें उसका मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे तो एलियन नहीं है। अगर हम कहीं मान लीजिए हम किसी लैटिन अमेरिका कंट्री जाएं तो हम नहीं जानते, लेकिन इजिप्ट के साथ मेरा मामला ये नहीं है, इसलिए कि हम वहाँ के बहुत करीबी रहे हैं, तारीखी तौर पे हमारा उनसे बहुत लिंक रहा है, पॉलिटिकल तौर पे बहुत लिंक रहा है, इकोनॉमिकल इंगेजमेंट रहा है, और हमने एक दूसरे को पहचाना है, हमने एक दूसरे को कंट्रीब्यूट किया है एक दूसरे को समझने के लिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जैसे महात्मा गांधी और साद ज़गलूल वहाँ के उनके नेशनल हीरो हैं, दोनों में करस्पॉन्डेंस हैं, पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंस हैं, दोनों एक दूसरे को सजेशन दिया है कि क्या किया जाए, किस तरह से कॉलोनियल पावर को कैसे फाइट किया जाए। तो इन सब चीज़ों से लेके जब ये चीज़ें, जब सियासत जब स्ट्रांग होती है, जब आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, जब पॉलिटिकल रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है, तो उसके जो है नेचुरल आउटकम है कि हमारे सकाफती ताल्लुकात, हमारे कल्चरल रिलेशनशिप और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, उसमें मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पहल हो रही हैं और फर्दर चीज़ें मजबूत होंगी। और उसकी मजबूत, उसका पीपल टू पीपल का ताल्लुक बताऊँ आपको कि जैसे हमारे जो है बहुत से स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है वहाँ के लोगों को, जो वहाँ का जो इंडियन वो है काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, हमारा वहाँ से कोलैबोरेशन है, और वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट को हम ग्रांट देते हैं, बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप पे जाते हैं, हमारे बहुत सारे उनके बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, सीवी रमन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, बहुत सारे साइंटिस्ट उनके वहाँ पे आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हर लेवल पे कहीं ना कहीं इंगेजमेंट है। लेकिन ये कल्चरल रिलेशनशिप का मामला ये होता है कि ये सब चीज़ें जो होती बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को मजबूती देती है ये। और जब चीज़ें, जब हमारे, मैंने पहले कहा कि जब इकोनॉमिक रिलेशनशिप होती है, जब स्ट्रांग होगी, कंपनीज जाएंगी, वहाँ लोगों को पहचानेंगी, लोगों से मिलेंगी, और फिर वहाँ की कल्चरल वैल्यू को समझना, फिर वहाँ से कुछ चीज़ों को लेके आना, कुछ बारो गिव एंड टेक चीज़ें जब होती हैं, तो उसमें फतेह एक बार पैकेज होता है पूरा ये इस और चीज़ों के साथ साथ ये काफ़ी मददगार होती है दोनों को समझने के लिए, दोनों के माजी को, दोनों के हाजिर को, और दोनों को मुस्तकबिल को भी स्ट्रांग करते रिश्ते को। इस तरह का हमारा जो है पीपल टू पीपल एक कल्चरल टाइज है। तो इसको भी ध्यान में रखा गया है और MOUs साइन किए गए हैं। एम्बेसडर साहब, अगर हम प्रेसिडेंट LCC की बात करें, आप वहाँ रहे हैं, आपने देखा है LCC के प्रेसिडेंट बनने के बाद किस तरह के चेंजेस आए हैं। अमेरिका को जिस तरह की इम्पोर्टेंस दी जाती थी, अब यूरोप, इंडिया, रशिया, उसको भी उस तरह की इम्पोर्टेंस दी जा रही, क्या किस तरह की चेंजेस आप देखते हैं? देखिए, प्रेसिडेंट सीसी अरब स्प्रिंग के बाद आए, एकदम बाद तो मोर्सी साहब आए थे, और उनके जाने के बाद सीसी साहब आए। इस ज़माने में अगर आप देखें तो 2 या 3 ट्रेंड्स बड़े साफ नज़र आते हैं। एक तो ये कि थोड़ा सा अमेरिका की तरफ से
नाराजगी तो मैं नहीं कहूँगा, वो अभी भी उनके बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन थोड़ी सी दूरी आ गई है जी। और चूंकि दूरी आ गई है तो उसका वो बदलाव खोज रहे हैं। और हिंदुस्तान के साथ बात करने में उनको ये है, लगता है कि हमें किसी का कोई उनके रिजर्वेशंस नहीं है। और मुल्कों के साथ थोड़ा सा रिजर्वेशन होता है, हिंदुस्तान के साथ चूंकि पुराने हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, इससे उनकी ज़रा पॉलिटिकल स्पेस बढ़ती है जी। दूसरा ट्रेंड जो है, दोनों मुल्क इजिप्ट एंड इंडिया मेरे ख्याल से गल्फ कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा अपने रिलेशन स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और इसका आप देख चुकी हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी सऊदी अरेबिया गए और हमारे यूएई में भी से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। हमने I2U2 इनिशिएटिव ज्वाइन किया है। दूसरी तरफ इजिप्ट भी इन मुल्कों के साथ रहा है और सऊदी अरेबिया यूएई का ख़ास भूमिका रही है इजिप्ट की अर्थव्यवस्था को संभालने में, क्योंकि जैसा अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे, उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी इस समय नाजुक दौर से गुजर रही है। तो ये दूसरा ट्रेंड है कि एक तो उनके लिए एक बदलाव वो चाहते हैं, एक पावर से पे डिपेंड ना करें। दूसरा, दोनों मुल्क जो हैं वो अरब गल्फ कंट्री से रिलेशन स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि अगर आप देखें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, अरब कंट्रीज़ का टर्की से कभी कोई अच्छा संबंध नहीं रहा। टर्की की बड़ी कॉलोनियल पॉलिसीज़ रही हैं और उसका अभी तक वहाँ उनकी मेमोरीज़ हैं, काफ़ी बिटर मेमोरीज़ हैं टर्किश कॉलोनियलिज्म की। हमारे भी टर्की से कोई ख़ास संबंध नहीं है, बल्कि थोड़ा संबंध में गिरावट भी आ गए हैं। तो ये भी एक स्टैंड है जिस पे दोनों मुल्कों में कुछ उसकी बेसिस पे साथ काम किया जा सकता है। और चौथा ये है, जैसा अभी बताया गया आपको, कि इजिप्ट भी टेररिज्म का शिकार रहा है जैसे इंडिया। जिस ज़माने में मैं था उस समय प्रेसिडेंट सादात का असैसिनेशन हुआ था, मैं उस ज़माने में वहाँ मौजूद था। और मोर रिसेंटली आफ्टर 9/11 I remember Al-Haram had conducted a study about terrorism in the Muslim countries, and it was a very interesting study with very interesting results. तो टेररिज्म भी एक ऐसा इशू है जहाँ पे दोनों मुल्क आपस में अपनी साझेदारी बढ़ा सकते हैं, और टेररिज्म की जो अंडरलाइंग वो बेसिस है, इट्स नॉट ये एक इंडिविजुअल एक्ट या इवेंट की बात नहीं है, मगर वो जो एक वो फिलोसफिकल एक अंडरलाइंग फिलॉसफी है, उसमें दोनों मुल्क जो हैं उसका काउंटर कर सकते हैं साथ मिलके। जी। तो अवाद साहब, अम्बेसडर साहब, डॉक्टर रहमान, आपने समय निकाला और आप स्टूडियो में आए और हम इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमारे गेस्ट बता रहे थे कि 74वें गणतंत्र दिवस पर जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल-सीसी को बुलाया गया, एक अहम फैसला था, और जो इजिप्ट और इंडिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है वो ग्लोबली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताएं, और हमें आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।